everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube चैनल जहां पे DJS के बाद अब शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश सिविल जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज, जहां पे स्टूडेंट्स हम ये मेक श्योर करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वेटेज वाइज हम लोग सीक्वेंस में हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए वो पर्टिकुलर टॉपिक जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर पूरा ही सब्जेक्ट रिवाइज करने बैठेंगे तो शायद हो सकता है कि आपके लिए भी मोनोटोनस हो जाए लास्ट मोमेंट पे कि एक एक दिन में पूरा पूरा सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करें, और सेशन भी बहुत ज्यादा लेंथी हो सकता है। अगर आपको सारे ही सेगमेंट रिवाइज करने हैं तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबके वन शॉट्स इस पर्टिकुलर चैनल पे अवेलेबल है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज आ चुके हैं उनको वापस से रिपीट करेंगे, हम वापस से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, बिकॉज हर बार एग्जाम में पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस को रिपीट होते हुए देखा गया है। एंड उसी पर्टिकुलर टॉपिक का हम जितना भी सेगमेंट है या जितने भी सेक्शन है उसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड सी कि आखिर मध्य प्रदेश में अभी तक क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये 5-6 सालों के जब हम पेपर को एनालाइज करेंगे स्टूडेंट्स, हमें ये भी देखना है कि रिपीट कितने हुए हैं। इजी पीजी क्वेश्चन दैट इज इंडेक्स बेस्ड सेक्शन बेस्ड को हम ज्यादा टच नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन जो कि पहली बार पूछा गया है, नए नए ताजा ताजा पूछे गए हैं, या जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट कुछ हट के क्वेश्चन है, कुछ केस लॉस के क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस करेंगे। सो इन टुडे सेशन वी आर हैविंग सीआरपीसी। आज के सेशन में सीआरपीसी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, उसके अगले सेशन में हम लोग आईपीसी डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2012 से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन आया है, लेकिन थोड़ा हटके है बिकॉज इन जो बेसिक डिटेल्स के बारे में स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर पढ़ के नहीं जाते हैं, फिर वो चाहे कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा होना हो, अमेंडमेंट्स हो, एक्ट नंबर हो, ये जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, प्रेसिडेंट की असेंट मिलना हो, ये सारी चीजों से निवेदन है कि आप जरूर हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का माइनर लॉ मेजर लॉ हो गया उसको अच्छे से पढ़ के जाए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैन बी अमेंडेड बाय, किसके थ्रू अमेंड हो सकता है? नाउ वी नो सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, एंट्री नंबर 1 कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट इटसेल्फ मींस कि स्टेट एंड पार्लियामेंट दोनों के पास यहाँ पे पावर रहता है। सो कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ओनली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, सो इट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ जी, अगला सवाल, डेफिनेशंस कोई भी स्टूडेंट्स मिस ना करे। डेफिनेशन प्लस इंडेक्स की अच्छी कमांड हुई तो आपका हर प्रिलिमिनरी पेपर पार, यस जस्ट प्रिलिमिनरी, बिकॉज मेंस में तो ऑब्वियसली आपको पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक क्लॉज, एक एक सबसेक्शन, एक एक एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन भी पता होने चाहिए, प्रोवाइजो भी पता होने चाहिए। So it says the judgment of acquittal passed by judicial magistrate is appealable before session court in. जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्विटल का सेंटेंस पास कर रहे हैं, नॉट सेंटेंस बट एक्विटल का जजमेंट होता है ना, सेंटेंस मींस पनिशमेंट, तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपीलेबल कब है? When it is a cognizable and non-bailable offense, when it is cognizable and compoundable, non-cognizable and non-bailable, non-cognizable and bailable, when it is cognizable and non-bailable, जब वो गैर जमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध है, तो उस केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अगर एक्विटल का डिसीजन पारित किया है, हम कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा सकते हैं। ओके हाँ जी, सेक्शन 313 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अक्सर 311, 313 एंड 315 में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सुनो 311 क्या कहता है? 311 सेज दैट इफ मजिस्ट्रेट वांट्स तो वो विटनेसेस एंड पर्संस को एग्जामिन कर सकते हैं। 313 सेज एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड, अक्यूज का एग्जामिनेशन किया जा सकता है, एंड 315 यही बताता है कि जब भी अक्यूज का एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो अक्यूज विल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। किसका कॉम्पिटेंट विटनेस होगा? वो ऑब्वियसली डिफेंस का होगा, प्रोसिक्यूशन का क्यों होगा? खुद को डिफेंड कर रहा तो डिफेंस का ही होगा वो। सो 313 द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूजेस, व्हाई वी आर एग्जामिनिंग अक्यूज, एक तरीके से देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जज से डायरेक्टली आपका अक्यूज बात कर रहा है, बिकॉज जज वांट्स टू सी वेदर द एविडेंसेस दैट हैव बीन एड्यूस्ड बिफोर देम कैन बी अप्रिशिएटेड और नॉट, to what extent they should consider before deciding the matter or before considering everything that has come before them। तो कई बार हम अक्यूज को भी पर्सनली बात कर लेते, पूछ लेते कि भैया बताओ कौन से सर्कमस्टांसेस में तुम इस सिचुएशन में आ गए थे, या जो भी आपके अगेंस्ट एविडेंसेस एलिज किए गए हैं, एविडेंसेस प्रूव किए जा रहे हैं, इसके मामले में आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो। टू एनेबल द अक्यूज पर्सनली टू एक्सप्लेन हिम सर्कमस्टांसेस appearing in the evidence against him, absolutely correct। to enable the accused to know his defense, क्या उसको उसका डिफेंस में जाने का अधिकार बताते हैं हम। to enable the accused to know about the charges, जी नहीं, it is to enable the person, that is to say accused personally to explain कौन कौन से circumstances जो है उसके सामने appear हुए हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये वर्ड आपको जनरली सीआरपीसी में देखने को नहीं मिलेगा। चैप्टर नंबर 12 का हेडिंग ही ये बोल रहा है आपको क्लियर कट स्टूडेंट्स दैट इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर,
इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन पावर पुलिस ऑफिसर के दे रखे हैं, कौन से सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड होती है? जाहिर सी बात है कि सेक्शन नंबर 154 के तहत ये रजिस्टर होती है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 125। 125 स्टूडेंट्स मेंटेनेंस से भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, आज का सेशन देखोगे, मुझे पता है कि आपने पीवाईक्यूज भी एनालाइज किए हैं, तो वो एनालाइज करके भी आपको पता चल गया है कि सीआरपीसी में एमपी अमेंडमेंट को जरूर पूछा गया है। सीआरपीसी में जो स्टेट अमेंडमेंट्स हुए हैं, चाहे वो कंपाउंडेबिलिटी से रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपके आईपीसी के कुछ सेक्शंस के रिगार्डिंग हो, उस मामले में आपको एमपी अमेंडमेंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। कंपाउंडेबिलिटी 320 में कुछ एडिशनल सेक्शंस हैं जिसके अंदर एमपी स्टेट में कंपाउंडिंग हो सकती है, तो वो पर्टिकुलर 3 सेक्शंस आपको याद रखने हैं। Under section 125, the court can order to make up a maximum monthly allowance for the maintenance up to, कितना मेंटेनेंस देने की यहाँ पे हमारे कोर्ट को अलाउ कर रखा है। We know कि जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं सेक्शन 125 to 128 which is secular in nature, that is women of any religion can go demanding for the or asking the court to grant her the relief of maintenance, तो वहां पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड, that is to say कि whenever the court is deciding such maintenance allowance, so they have to see all the situations of the person also, expenses that the women is incurring. So chapter number 9 आपको बताता है order of maintenance किसके द्वारा दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, and order will be made by whom. So फटाफट से रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 19। ये चैप्टर रिवाइज करना अति आवश्यक है बिकॉज अक्सर इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत बार हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है मेंटेनेंस टू हुम, पहले तो किसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इट इज वाइफ, माइनर चाइल्ड, मेजर चाइल्ड। अब ये मेजर चाइल्ड को तब मिलेगा और माइनर चाइल्ड को तब मिलेगा जब ये लीगली हो, सॉरी चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। लेकिन मेजर चाइल्ड को देने की क्या जरूरत है? मेजर चाइल्ड को हर सिचुएशन में नहीं दिया जाता, ओनली इन दैट सिचुएशन व्हेन द चाइल्ड इज मेंटली और फिजिकली एबनॉर्मल। फादर और मदर मांग सकते हैं अपने बच्चों से, कब? when they are unable to maintain themselves। दो चीजें क्वालिफाई होनी चाहिए, they are unable to maintain themselves and the person जिससे वो मेंटेनेंस मांग रहे हैं have sufficient means but refused or neglected to maintain। तो जब हम ये बाय हुम की बात करते हैं, किसके द्वारा? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मींस है बट उसने क्या कर दिया है? निग्लेक्ट कर दिया है इन चार में से किसी भी पर्सन को मेंटेन करने के लिए। ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाएगा? जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और अलाउंस कैसा होगा? मंथली अलाउंस हो सकता है। माइनर कौन होता है? एज नॉट मेजर एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। माइनर, इसमें वाइफ कौन कौन होगी? आफ्टर माइनर इन्होंने ये भी बोला है वाइफ कौन कौन होगी। वाइफ वो होगी स्टूडेंट्स हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय हस्बैंड, या फिर जिसको हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया, या जिस हस्बैंड को वाइफ ने डिवोर्स दे दिया, दैट इज हु हैज ऑब्टेन्ड डिवोर्स बट नॉट रीमैरिड, बिकॉज एज सून एज शी रीमैरीज वो अपना जो राइट है वो खो देती है। किसका राइट खो देती है? मेंटेनेंस लेने का राइट। कब एंटाइटल नहीं है स्टूडेंट्स? जाहिर सी बात है जब वो एडल्ट्री में है तब एंटाइटल नहीं है, जब वो सेपरेट रह रही है विदाउट एनी कॉज तब वो मेंटेनेंस उसको डिनाई किया जा सकता है। व्हेन शी इज लिविंग सेपरेटली विद द कंसेंट, अपनी मर्जी से गई है, एंड अंटिल शी रीमैरीज, जब तक वो रीमैरी नहीं करती तब तक वो एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए। मोमेंट शी रीमैरीज उसका राइट ऑफ मेंटेनेंस खत्म हो जाता है। अगर पर्सन ने फेल कर दिया मेंटेनेंस पे करने में स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अगेंस्ट वारंट इशू होने वाला है एंड 1 मंथ इंप्रिजनमेंट मिलेगा उस पर्सन को। प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स? प्रोसीजर सेक्शन नंबर 126 में दे रखी है दैट वेयर डू वी हैव टू अप्लाई? वी हैव टू अप्लाई टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और फैमिली कोर्ट के पास जाएंगे। कहां जाएंगे? किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं जहां पे वो पर्सन रिसाइड करता है, वो हस्बैंड या उसकी वाइफ रिसाइड करती है, और वेयर ही विद हिज वाइफ लास्ट रिसाइडेड टुगेदर। ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली क्या हुआ है? अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। इफ विलफुली अवॉइड्स, अगर वो जानबूझ के वो सर्विस ऑफ समन को या जो कोर्ट में बुलाया जा रहा है उस आदेश की अवहेलना कर रहा है, तो डिसीजन एक्स पार्टे सुनाया जा सकता है। एक्स पार्टे डिसीजन सुनाने के बाद क्या उसको सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है? बिल्कुल फाइल की जा सकती है। एंड हाउ मेनी टाइम, इन हाउ मच टाइम the husband or the person who is entitled to give the maintenance has to file the set aside application within the 3 months from the date of order, showing the reasons कि उसके पास sufficient grounds थे, good cause था, वो जानबूझ के ऐसा order को neglect नहीं कर रहा था। 127 में हमने alteration का relief दिया कि आप क्या कर सकते हो? ऑल्टर कर सकते हो अलायंस में। ऐसा नहीं है ना कि आज से 20 साल पहले जो अमाउंट मिला वही कंटिन्यू रहेगा। यू कैन गेट इट चेंज प्रोवाइडेड कि वहां पे आप ये प्रूव करो कि सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो गए हैं। मेंटेनेंस कैंसिल कब हो सकता है? जब वो डेट ऑफ ऑर्डर पे पूरा पे कर दिया, ऑन डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, किसी कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। जब विमेन रीमैरी कर लेती है
वापस से पुनः शादी कर लेती है। डाइवोर्स वुमेन रिसीव्स अ सम ऑफ मेंटेनेंस अंडर एनी पर्सनल लॉ, और डाइवोर्स वुमेन वॉलंटरी सरेंडर्स, अगर कोई महिला अपने पर्सनल रूप में या हम कहें कि वॉलंटरी उसको सरेंडर कर देती कि आई डू नॉट वांट एनी मेंटेनेंस, देन इन दैट केस ऑल्टरेशन हो सकता है मेंटेनेंस का, कैंसिल हो सकता है नीचे से। 128 एनफोर्समेंट किधर होगा स्टूडेंट्स? बाय एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन इज मतलब हु इज बाउंड टू पे द मेंटेनेंस, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया है मेंटेनेंस पे करने का। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट का चार्ट भी मैं आज यहाँ पे रिवाइज करूंगी, जो कि मैंने सीआरपीसी के वन शॉट में ऑलरेडी कवर करा दिया, तो वो पीडीएफ जाके आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पीडब्ल्यू लॉ वाला जुडिशरी टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे आपको पूरा सीआरपीसी का ये सारे शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और टाइम टेबल और अमेंडमेंट्स भी मिल जाएंगे जो अभी तक हुआ है। तो टाइम लिमिट क्या है स्टूडेंट्स? अंडर चैप्टर नंबर 9 इन्होंने बोला 60 डेज के अंदर अंदर इंटरम मेंटेनेंस को डिस्पोज कीजिए। 1 ईयर के अंदर अंदर अगर आपको मेंटेनेंस ऑर्डर मिल चुका है तो 1 ईयर के अंदर अंदर उसका एग्जीक्यूशन करा दीजिए। अगर एग्जीक्यूशन करा दीजिए कि भाई ये जो पर्सन है ये हमें पे नहीं कर रहा है, एंड अगर इस पर्सन को एक्स पार्टे ऑर्डर सेट असाइड करना तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर क्या कर सकता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। When it appears to the court that the accused do not have sufficient means to engage a pleader, the court shall assign a pleader for his defense at the expenses of the state. कौन सा सेक्शन ऐसा प्रोवाइड करता है? 104 हो नहीं सकता क्योंकि ये आपकी प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। 144 हो नहीं सकता, आपके अर्जेंट केसेस की बात कर रहा है। 303 और 304, अब ये दो सेक्शंस है स्टूडेंट्स जो आपको डेफिनेटली कंफ्यूज करेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला स्टूडेंट्स? यहाँ पे 304 रहने वाला। ध्यान रखना इसमें प्रोवाइड कहाँ पे होता है, कौन से स्टेज पे? कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अक्यूज आ रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ एन ओपिनियन और इज अंडर इंप्रेशन दैट द अक्यूज डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू एंगेज हिज ओन प्लीडर, तो वो स्टेट एक्सपेंसेस पे क्या कर सकते हैं? ऐसा प्लीडर लाके दे सकते हैं उनको। हाँ जी, इसी मामले में स्टूडेंट्स ये पूरा चार्ट देख लीजिए, 300 से लेके इनफैक्ट 300 से लेके 327 तक जो जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल दे रखे हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दैट इज चैप्टर नंबर 24। क्या राइट्स है हमारे अक्यूज के? 300 में बोला नो ट्वाइस ट्रायल, दैट इज टू से कि एक बार अगर अक्यूज को आपने कन्विक्ट कर दिया, एक्विट कर दिया है, तो आप उसको ट्राई नहीं कर सकते। सबसेक्शन 1 ये कह रहा है। ना ही सेम फैक्ट्स डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए हो सकता है, बट इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 300 का सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। तो 2, 3, 4, 5 सबसेक्शन सेक्शन नंबर 300 का इसका एक्सेप्शन बन जाता है। सेक्शन नंबर 303 क्या बोलता है? अपनी प्लीडर चॉइस ऑफ प्लीडर से अक्यूज खुद को डिफेंड करवा सकता है। 304 भाई लीगल एड देंगे आपको, कहां पे? कोर्ट ऑफ सेशन में देने वाले हैं। 304 हैज टू बी रेड विद 312 बिकॉज अगर कोई भी कंप्लेनेंट या विटनेस कोर्ट में आता है तो उसके एक्सपेंसेस स्टेट पे कर सकती है, ऐसा बोला जा सकता है 312 में। प्रोसिक्यूशन कैसे होता है स्टूडेंट्स? 301 में हमने बोला प्रोसिक्यूशन के लिए अपियर कौन होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। 302 में उनको क्या परमिशन चाहिए? सवाल यहाँ ये उठता है क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना प्राइवेट प्लीडर एंगेज कर सकता है? आंसर इज यस। 302 अलाउज दैट पर्सन प्रोवाइडेड कि वो किसके डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे? पीपी के सबऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन में काम करेंगे। एंड इफ इन केस he wants to say anything then he has to submit that in writing after the evidences are closed, उसके बाद ही वो राइटिंग में कुछ दे सकते हैं। जब प्रोसिक्यूशन की बात आई है तो क्या इसका विड्रॉल हो सकता है? जी हाँ, 321 में विड्रॉल हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की कंसेंट के बाद विड्रॉ हो सकता है। और जब आप प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर रहे हो तो उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, क्या इसका इफेक्ट डिस्चार्ज होगा या इसका इफेक्ट एक्विटल होगा। सो वी विल बी सीइंग फर्दर। अभी 321 को हम 321 को अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। टेंडर ऑफ पार्डन 306 में हम एक्म्प्लिस को टेंडर देते हैं। 307 में आफ्टर कमिटल अगर कोर्ट ऑफ सेशन और इन कोर्ट्स को पता चलता है कि टेंडर ऑफ पार्डन देने की जरूरत है तो वो दे सकते हैं। 308 में अगर नॉन कंप्लायंस हो गया तो कितनी सजा मिलने वाली है? एंड 317 बोलता है कि सेक्शन 306 एंड 307 के अलावा आप किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस जो है कहीं पर भी कोर्ट जो है अक्यूज पर नहीं करेगा। इंक्वायरी एंड ट्रायल के मामले में स्टूडेंट्स कुछ और सेक्शन है। 309 में हम क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं, एडजॉर्न कर सकते हैं प्रोसीडिंग को। 310 में लोकल इंस्पेक्शन का राइट दिया है किसको? जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स को, कि वो जा सकते हैं किसी भी जगह पे स्पॉट पे प्रोसीड कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वहां पे वो एक नोटिस भी दे दें। 311 में हमने बोला समन कर सकते हैं विटनेस या पर्सन को कि हम आपको एग्जामिन करना चाहते हैं। 312 बेटा यहाँ पे कवर हो चुका है। 313 से एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज अलाउड है, और इसके साथ ही 315 पढ़ लेंगे जो कि ये कहता है अक्यूज इज द कॉम्पिटेंट विटनेस ऑफ डिफेंस। 314 ने बोला अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं दैट इज उसे फाइनल कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट अगर आपका है ओरल आर्ग्यूमेंट, तो आप उसका एक मेमो बना के कोर्ट में सबमिट कर दीजिए। चलिए
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इस तरीके से फटाफट फटाफट रिवाइज कर लो, आपके लिए भी अच्छा है ना, और आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अब आपका लास्ट मोमेंट है जब आप इन चीजों को पढ़ सकते हो, या फिर अब इस वक्त आप पूरा के पूरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठो, ये हो नहीं सकता है। अब आपके पास एक ही हथियार है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज रिविजन। लास्ट एक महीने में रिविजन प्लस मॉक्स ही लगने चाहिए। अगर अभी भी स्टडी कर रहे हो तो समस्या की बात है। हाँ जी, समस्या की बात है। क्लियर है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है ये देखो अच्छे से। Any public prosecutor or assistant prosecutor in charge of the case may, before the judgment is pronounced, judgment pronounce होने से पहले, withdraw from the prosecution of any person। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कंसेंट किसकी लेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट और ऑल ऑफ द थ्री। कंसेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हमको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट की परमिशन लेंगे। विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट विथड्रॉ कर सकते हैं। 321। चलिए, sentence of death awarded by court of session, the proceeding shall be submitted to confirmation before। जब हम डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर रहे हैं कोर्ट ऑफ सेशन, तो प्रोसीडिंग किसके सामने सबमिट करनी है आपको? तो इट सेज द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जाहिर सी बात है, कंफर्मेशन करना चैप्टर नंबर 28 हाई कोर्ट के सामने जाएंगे हम। इसी बात पे हो जाए चैप्टर नंबर 28 पूरा, बिल्कुल हो जाए। सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर दी कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। 366 में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशन देते हैं। 368 में हाई कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है। So 366 is laying down a general rule which says sentence of death to be submitted by court of session for confirmation। कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन को अगर कंफर्मेशन चाहिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट अंडर चैप्टर नंबर सॉरी सेक्शन नंबर 28, जो कि क्लियरली बोलता है कोर्ट ऑफ सेशन हैज any power authorized by law, but provided that in case of death it has to get it confirmed by the high court। So 366 में बोला sentence of death to be submitted by court of session for confirmation। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। no exception unless, sorry, no execution unless confirmed by the high court। तब तक हम इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक कि हाई कोर्ट कंफर्म ना कर दे। कंफर्मेशन कहां करता है स्टूडेंट्स? 368 पहले पढ़ेंगे, बाकी प्रोविजंस बाद में पढ़ेंगे। 368 देखो क्या बोलता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो कंफर्म कर सकते हैं या पास कर सकते हैं अदर ऑर्डर, आई मीन टू से अदर सेंटेंस। उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर लेंगे या अन्य कोई और सेंटेंस पास कर देंगे। बी क्या बोला? अनल कन्विक्शन, कन्विक्शन को अनल कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करके क्या कर सकते हैं? किसी और ऐसे ऑफेंस के लिए स्टूडेंट्स कन्विक्ट कर सकते हैं जो कि कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव कन्विक्टेड दैट पर्सन फॉर। और ऑर्डर फॉर अ न्यू ट्रायल ऑन द सेम और अमेंडेड चार्जेस। न्यू ट्रायल के लिए ऑर्डर करेंगे या फिर सेम और अमेंडेड चार्जेस पर हम बोलेंगे कि न्यू ट्रायल आप स्टार्ट कीजिए, या फिर कंप्लीटली एक्विट भी कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। इज इट क्लियर? चलिए जी, आगे देखो क्या बोल रखा है। 367 में बोला पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी। इफ हाई कोर्ट वांट्स तो खुद से या तो इंक्वायरी कर लेंगे या फिर खुद से एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए, क्या हाई कोर्ट जब उनको डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन के लिए मैटर सबमिट किया जा रहा है तो क्या वो एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं? आंसर इज यस। या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को भी बोल सकते हैं कि प्लीज आप इंक्वायरी कीजिए इस चीज की, या ये जो एविडेंसेस थे वो आपने नहीं लिए, यू शुड हैव टेकन इट। 369 क्या बोलता है? कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइन। आप साइन कीजिए, कितने साइन करेंगे? एटलीस्ट 2 जजेस को तो करना ही है। 370 में बोला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो क्या हुआ? 392 अप्लाई हो जाएगा। एंड 369 ये बोलता है that in cases 371 है बेटा, ओके 371 in cases submitted to high court for confirmation। जब हाई कोर्ट के सामने ऐसा सेंटेंस कंफर्मेशन के लिए भेज रहे हैं तो एग्जैक्टली अब उसका आगे होगा क्या? तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर ऑफिसर जो हाई कोर्ट के रहेंगे विदाउट एनी डिले जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन रहने वाला है उसकी एक कॉपी कोर्ट ऑफ सेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। लगेगा क्या उस पर? हाई कोर्ट की सील लगेगी एंड उस ऑफिसर का सिग्नेचर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज 2013 के क्वेश्चंस पे आ चुके स्टूडेंट्स हम। देखो 2013 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इट सेज अंडर सीआरपीसी Who empowers the judicial magistrate first class for summary trial? summary trial के लिए JMFC को कौन अलाउ करता है? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सीजेएम। जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन अलाउ करता है स्टूडेंट्स? जब हम सेक्शन नंबर 260 पढ़ते हैं, इवन 261 फॉर दैट पर्पस JMSC, तो इनको अलाउ कौन करते हैं स्टूडेंट्स? हाई कोर्ट अलाउ करते हैं। इट इज द हाई कोर्ट हु एम्पावर्स द JMFC, only then JMFC is entitled to take the cognizance in case of summary trial। summary trial कहां से कहां है? 260 से लेके 265 तक है। समरी ट्रायल के साथ आपको और क्या पढ़ना चाहिए? 206 भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है
ऑफेंस सॉरी समन इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस, एंड पेटी ऑफेंसेस क्या है ये 206 ने अच्छे से डिफाइन करके आपको दे दिया है. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 इट सेज दैट under CRPC who shall record the information of rape being given by the victim. तो सिंपल है 154. कौन रिकॉर्ड करेगा स्टूडेंट्स, अच्छे से देखना, ठीक है. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. मैम जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में विमेन क्लिक हो जाती है कि विमेन पुलिस ऑफिसर होगी, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है. विमेन पुलिस ऑफिसर तो है ही, इसके साथ विमेन ऑफिसर कोई अन्य विमेन ऑफिसर भी हो सकती है स्टूडेंट्स, नॉट मैंडेटरी इट हैज टू बी ऑलवेज अ वुमेन पुलिस ऑफिसर. वो अन्य कोई अधिकारी हो सकती है जो कि महिला हो, जरूरी नहीं है कि वो वहां पे पुलिस ही हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, हु कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन अंडर सेक्शन 164. कौन रिकॉर्ड कर सकता है स्टूडेंट्स ऐसे कन्फेशन. पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. ऑब्वियसली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स करेंगे. 164 जो कि दो चीजें बोलता है स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग किसका किसका होगा. रिकॉर्डिंग किसका किसका होगा, एक होता है स्टूडेंट स्टेटमेंट का, दैट स्टेटमेंट कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन अक्यूज्ड इवन विक्टिम, एंड दूसरा होता है कन्फेशन का. कन्फेशन दैट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट. दैट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट करता कौन है, अक्यूज करता है. ऑलवेज रिमेंबर जो स्टेटमेंट कोई भी पार्टी दे रही है 164 में, उसके लिए हमें ओथ लगने वाली है, उसके लिए हमें ओथ लगेगी. अक्यूज के ऐसे कोई भी कन्फेशन के लिए ओथ की जरूरत नहीं है. क्लियर है. 164 को किसके साथ पढ़ते हैं, 281 के साथ पढ़ते हैं. वो मेमोरेंडम की बात कर रहा है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट, किस तरीके से जो अक्यूज का स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होने वाला है. 281 के साथ और क्या पढ़ सकते हैं, 274, 275, 276, हाँ कि ना. 274 रिकॉर्डिंग ऑफ समन केसेस, 275 recording of case by a magistrate, and 276 that is recording of warrant trial obviously by court of session. 276 तो ये सारी चीजें हमें एक साथ पढ़नी. Moving on to next question students, it says under CRPC when the inquiry or trial relates to an offence under section 376 or 376D of IPC, within which period the inquiry or trial shall as far as possible be completed from the date of filing of the charge sheet. कब से जो है ये हमें चार्ज शीट फाइल करने के बाद कितने टाइम में हमारी इंक्वायरी या ट्रायल खत्म हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स. 1 month, 2 month, 3 months और 6 months. इट इज 2 months. 2 months के अंदर अंदर ये प्रोसीडिंग इंक्वायरी एंड ट्रायल जो स्टूडेंट्स वो फिनिश हो जाना चाहिए. इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट से फटाफट से इनका रिविजन करेंगे. ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये टाइम लिमिट हम अक्सर जो है वो याद नहीं रखते हैं. वारंट केस क्या है, जिसको 2 years से ज्यादा पनिशेबल है. 13 में स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं, 1 year. स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 1 year. पीपी एंड एपीपी की एलिजिबिलिटी क्या है, 7 years. स्पेशल पीपी की कितनी है, 10 years. डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्यूटी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की एलिजिबिलिटी कितनी है, 10 years है. आपका अगर ज्यूरिसडिक्शन बोले जुवेनाइल के केस में सेक्शन नंबर 27, तो वहां सीजेएम एंड योर स्पेशल कोर्ट्स अंडर दी जेजे एक्ट की जो बात कर रखी है, कितनी है वहां पे, 16 years है. इम्प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ फाइन कितना है स्टूडेंट्स, कितना होना चाहिए, नॉट एक्सेस ऑफ पावर. और सेक्शन नंबर 13 में क्या बोला, नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द ओरिजिनल. ओरिजिनल का 1/4 एक्सीड नहीं करना चाहिए. 31 में बोला कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, तो कितना नहीं हो, 14 years एंड ट्वाइस द पावर ऑफ द कोर्ट, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, देखो आगे का टाइम हमें क्या बताता है. आगे के टाइम टेबल में अगर हम चले तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि प्रोक्लेमेशन का टाइम पीरियड बता रखा है, दैट इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग. 84 में क्लेम एंड ऑब्जेक्ट्स का बता रखा है, दैट इज 6 months फ्रॉम अटैचमेंट. एंड 85 में रिलीज एंड रेस्टोरेशन के बारे में बताया, दैट इज 6 months एक्सपायर फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट. 96 में हाईकोर्ट में आप कब तक एप्लीकेशन दे सकते हैं अगेंस्ट दैट ऑर्डर जो कि 95 में बनाया गया है, दैट इज फॉरफीचर ऑफ एनी बुक और एनी सच मटेरियल. 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस के सारे टाइम हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, तो वो उस चार्ट में डिस्कस करेंगे. 122 में अगर डिफॉल्ट कर दिया हमने सिक्योरिटी देने के लिए, 3 months. 125 एप्लीकेशन ऑफ इंटरम मेंटेनेंस, ये जस्ट अभी हम डिस्कस करके आए हैं. 144 में न्यूसेंस का ऑर्डर कितने महीने तक रहेगा, 2 month. फर्दर हम उसको कितने मंथ्स के लिए जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 months. सेम गोज फॉर 144, बस वहां पे 144 ही, दैट इज इनिशियल टाइम पीरियड 3 months से आगे फर्दर एक्सटेंशन 6 months का हो सकता है. 160 में हमने बोला एज इन केस ऑफ अटेंडेंस बाय
अटेंडेंस ऑफ विटनेस बाय पुलिस ऑफिसर, तो मेल की बिलो 15 होनी चाहिए या फिर अबव 65 है तो उनको हम यहाँ पे पुलिस थाने में नहीं बुला सकते। 164 में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बताया है, दैट इज 24 आवर्स के अंदर अंदर आप उसको सेंड कीजिए। 164 में पीसीजेसी के लिए आपको टाइम पीरियड दे रखा है जो कि आपको हमेशा से याद है। 173 में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड बताया है वुमेन के केस में, तो दैट इज 2 मंथ्स। नो कॉग्निजेंस फ्रॉम 1 ईयर elapsed इन केस अगर वो 376 बी का ऑफेंस हो रहा है वाइफ के अगेंस्ट। नो कॉग्निजेंस ऑफ वीआईपी, दैट इज 199 सबसेक्शन 2 की बात कर रहा है, अनलेस 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लेन की गई है। कॉम्पनसेशन फॉर अक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, बिना कोई रीजनेबल ग्राउंड के अगर कोई ऐसा आपके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया तो उसके लिए कॉम्पनसेशन मिल सकता है, मिल सकता है। अगर नहीं दिया तो सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा 30 डेज का। क्या समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते, कन्वर्ट कर सकते, प्रोवाइडेड की समन केस में कितना होना चाहिए ऑफेंस, पनिशेबल मोर देन 6 मंथ्स। अगर ऐसा है तो उसको वारंट ट्रायल में मजिस्ट्रेट कन्वर्ट कर सकते हैं। 259 260 में बोला समरी ट्रायल, सीजेएम एमएम एंड जेएम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी वैल्यू याद रखनी है। 261 में जेएमएससी ट्राई कर सकते हैं, समरीली कर सकते हैं। कहां पर, जहां पनिशमेंट 6 महीने से ज्यादा तक की नहीं है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सीजेएम के ऑफेंसेस ट्राइबल हैं समरीली, और ये जेएमएससी का है। जेएमएससी ये वाले सारे ऑफेंसेस को समरीली ट्राई नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स अबव वालों को ट्राई कर सकते हैं। 262 में बोला प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल व्हेन नो सेंटेंस मोर देन 3 मंथ्स। क्लियर है, दैट इज टू से जब आपको समरी ट्रायल की प्रोसीजर चल रही है तो सेंटेंस किससे ज्यादा नहीं होगी, 3 महीने से ज्यादा को आपको नहीं देनी है। एडजॉर्नमेंट एंड पोस्टपोनमेंट के बारे में बताया 309 में कब हो सकता है, एंड साथ ही साथ इसी सेक्शन में बता दिया है कि रेप की जो ट्रायल या इंक्वायरी है वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करनी है। एंड एडजॉर्नमेंट अगर मिलेगा तो 15 डेज एट अ टाइम। 357A 357BC जो कि आपके विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम से डील करती है। 358 जो बोलता है कॉम्पनसेशन फॉर ग्राउंडलेस अरेस्ट, ग्राउंडलेस अरेस्ट के लिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा स्टूडेंट्स 350 में 250 में हमने बोला कॉम्पनसेशन फॉर अक्यूजेशन फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे 350 में क्या बोला, ग्राउंडलेस अरेस्ट के लिए 1000 रुपीज मैक्सिमम फाइन मिलेगा। अगर डिफॉल्ट कर दिया तो सिंपल इंप्रिजनमेंट 30 डेज। ऑर्डर टू बी रिलीज ऑन प्रोबेशन और एडमोनिशन कितना होगा, 3 इयर्स। अपील वगैरह का ये आपको पूरा मामला दे रखा है, ये अपील का आपको चार्ट जरूर देखना चाहिए। एनहांस पनिशमेंट, बेल के प्रोविजंस दे रखे हैं। फिर आपके जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है, स्पेसिफिकली ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्पेसिफिकली कॉग्निजेंस का जरूर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। कॉग्निजेंस में अगर ऐसा ऑफेंस है जहां पे सिर्फ फाइन दे रखा है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 1 ईयर का पनिशमेंट है तो 1 ईयर, 1 to 2 3 इयर्स ऑफेंस पनिशमेंट है, 3 इयर्स में कॉग्निजेंस लीजिए। मोर देन 3 ईयर है तो फिर वहां पे कोई टाइम पीरियड का लिमिटेशन जो है हमको स्टूडेंट्स नहीं दे रखा है। तो मैं फिर से बता दूं कि लिमिटेशन का जो चार्ट है, या मैं कहूं जितना भी टाइम पीरियड अभी तक हमने देखा है वो टाइम पीरियड का चार्ट अच्छे से याद रखना। ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, फिर एग्जाम्स में लगेगा अरे वो चार्ट क्यों नहीं पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। इट सेज अंडर सीआरपीसी अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे ऑर्डर टू टेक अ मंथली अलाउंस ऑफ मेंटेनेंस एट अ मंथली रेट। अब भी पढ़ा स्टूडेंट्स हमने, 2012 में सवाल आ चुका है, इसीलिए हमने मेंटेनेंस का सारा प्रोविजन किया था। वहां पे क्या बोला, अनलिमिटेड, तो यहाँ पे 500 3000 5000 जी नहीं, एज मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगा रखी, अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, इट सेज इनहेरेंट पावर किसका है 482 में, ध्यान रखना सीआरपीसी है। सीआरपीसी में पूछा गया है तो इट इज हाई कोर्ट 482। नेक्स्ट इज व्हेन मे एन accomplice बी टेंडर पार्डन अंडर 306 ऑफ सीआरपीसी। 306 में accomplice को पार्डन कब ग्रांट किया जा सकता है, ओनली एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, only at stage of inquiry, only at stage of trial, or at any stage of inquiry investigation। तो आपका ऑप्शन नंबर डी तो पूरा ही कट हो गया क्योंकि वर्ड क्या आ गया, इन्वेस्टिगेशन आ गया। इट इज ओनली एंड ओनली एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी एज पर 306। तो हम तो बोल रहे हैं ना सेक्शन नंबर 300 से लेके 326 तक ये सारे वो जनरल प्रोविजन है जो इंक्वायरी एंड ट्रायल के दौरान यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले स्टूडेंट्स। यहां बोला जा रहा है अंडर सीआरपीसी which irregularity vitiates the proceeding and shall be void if the magistrate not being empowered by law। कौन सी प्रोसीडिंग यहाँ पे विशिएट हो जाएगी, सेक्शन 460 461 में। फिर से बोल रही हूँ, मैंने पहले भी बोला था, यूपीपीसीएस जे के वक्त भी बोला था, हर एग्जाम में मैं बोलती आ रही हूँ, डीजीएस में भी मैंने बोला था, सेक्शन 460 एंड 461 को अच्छे से पढ़ के जाना है स्टूडेंट्स, ये लिस्ट याद रखनी है। अब आप कौन सी लिस्ट याद रखें, तो मैं बोलूंगी जो लिस्ट इसमें छोटी है वो याद रख लो। चलो एक बार यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। डिमांड सिक्योरिटी टू कीप पीस, इशू सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर 176,
और अंडर सेक्शन 458 टू 459 सीआरपीसी में अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी को हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। चलो पहले हम लोग ये वाली जो है पूरी प्रोसीडिंग को पढ़ेंगे अच्छे से। सुनो, वैलिड प्रोसीडिंग है तो मैं बोलूंगी कि 460 याद रख लेना बेटा, 461 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। 461 इतनी लंबी है तो 460 को याद रख लो, मतलब 460 में ये सारी गलतियां होने के बावजूद हमारी प्रोसीडिंग वैलिड रहेगी। इट सेज टू इशू सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, टू ऑर्डर अंडर 155 इन्वेस्टिगेशन के लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर 176 इशू प्रोसेस जो कि 187 में हो सकता है, टू टेक कॉग्निजेंस 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड बी, मतलब सी में अगर कॉग्निजेंस ले लिया तो इल जो है इनवैलिड आपकी प्रोसीडिंग हो जाएगी। F to make over the cases under 192, to tender pardon 306, 307, 308, to recall a case or try himself under section 410, that is transfer of cases की बात कर रहा है, to sell a property under 458 and 459। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन क्या था, हमारे पास तीनों ही ऑप्शन है बेटा, ये वाला ऑप्शन नहीं है, डिमांड सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ग्राउंड पे, इस ऑप्शन के ग्राउंड पे स्टूडेंट्स हमारी प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। क्लियर है? तो इसी बात पे चैप्टर नंबर 35 फटाफट से रिवाइज करेंगे, दैट इज इररेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में बेटा, जो बताता है, कहता है इररेगुलर प्रोसीडिंग कौन सी होगी। 460 में बोला जो प्रोसीडिंग विशेट नहीं होगी, मतलब जो वैलिड प्रोसीडिंग रहेगी। 461 में बोला कुछ ग्राउंड्स पे हमारी प्रोसीडिंग विशेट हो जाएगी, मतलब वॉइड हो जाएगी। उसके बाद बोला 462 दैट इज प्रोसीडिंग एट अ रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पे अगर प्रोसीडिंग हो चुकी है तो फिर उसका क्या होने वाला है। 463 बोल रहा है नॉन कंप्लायंस ऑफ 164 एंड 281, अगर वो प्रेजुडाइज नहीं लग रहा है तो कोर्ट उसको वैलिड मान लेगा। 464 में बोला इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम अ चार्ज एंड एरर इन चार्ज, उसका क्या होगा, एरर इन चार्ज आपको आपके सेक्शन नंबर 211 से लेके 224 के साथ पढ़ना चाहिए। 264 जो बोल रहा है फाइंडिंग ऑफ सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल, एंड 464 बोल रहा है नॉट 265 बेटा 465, एंड 466 बोल रहा है नो अटैचमेंट अनलॉफुल, अगर कोई एरर या डिफेक्ट के ग्राउंड्स पे आप ये नहीं कह सकते कि वो जो अटैचमेंट थी या ऐसा कुछ था वो गलत था। देखो अब इसका इफेक्ट पढ़ लेते हैं। 462 बोल रहा है अगर रॉन्ग प्लेस पे आपने प्रोसीडिंग कर ली तो वो सेट असाइड नहीं होगी। 463 बोल रहा है 164 दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, एंड 281 में जब मेमो बनाने की बात कर रहे हैं, अगर उसका नॉन कंप्लायंस क्या हुआ, तो अगर उसका नॉन कंप्लायंस हुआ तो मैजिस्ट्रेट उसके बाद भी एविडेंस ले सकता है। इफ नॉन कंप्लायंस हैज नॉट इंजर्ड अक्यूज, हमने बोला ना अगर उसको प्रेजुडाइज नहीं कर रहा है, उसको डेट्रीमेंटल नहीं है, तो हमारे मैजिस्ट्रेट फिर भी उसको क्या कर सकते हैं, उसमें एविडेंसेस ले सकते हैं। अगर ओमिशन हुआ है चार्ज फ्रेम करने में, या चार्ज फ्रेम करने में हमने एरर कर दी, या तो त्रुटि कर दी या लोप कर दिया, फिर भी हमारी प्रोसीडिंग बेटा वैलिड रहेगी, अनलेस कोर्ट को ये लगता है कि वहां पे कोई अपील कंफर्मेशन रिविजन में फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। अगर हुआ है तो वो बोलेंगे न्यू चार्ज फ्रेम करो, या बोलेंगे न्यू ट्रायल करिए। इज इट क्लियर? अगर कोई वैलिड चार्ज नहीं प्रेफर कर सकते हैं तो हम क्वैश कर देंगे प्रोसीडिंग को, दैट इज टू से कन्विक्शन को क्वैश कर देंगे। 465 में क्या बोला, फाइंडिंग एंड सेंटेंस को रिवर्स कर सकते हैं क्या, बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस। हम अपील में कंफर्मेशन दैट इज चैप्टर नंबर 28 एंड रिवीजन में क्या किसी फाइंडिंग एंड सेंटेंस को रिवर्स कर सकते हैं अगर वह जस्टिस का फेलियर हो रहा है तो। 466 में क्या बोला, नो अटैचमेंट अनलॉफुल, कोई भी अटैचमेंट अनलॉफुल नहीं है, कौन से ग्राउंड्स पे, कि कोई भाई डिफेक्ट था या वांट ऑफ कोई फॉर्म ऑफ आपने समन फॉलो नहीं किया, कन्विक्शन या रिट ऑफ अटैचमेंट या अदर प्रोसीडिंग के ग्राउंड्स पे कोई भी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हुआ है तो फिर वो अनलॉफुल नहीं रहने वाला है। क्लियर है? चैप्टर नंबर 35 भी महत्वपूर्ण रहता है, मैं कहूंगी पूरी की पूरी सीआरपीसी इंपॉर्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, अंडर सीआरपीसी the period of limitation for taking cognizance of an offense shall be 3 years, right? लेकिन कब से बेटा, if the offense is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years। अभी पढ़ के आए ना, 468 ही पढ़ा था, 467 में बोला what is period of limitation, तो क्या बोला, if only and only fine है तो 6 months, if 1 year तक offense punishable है तो 6 months, sorry 1 year का आप cognizance ले सकते हो। अगर 3 इयर्स तक ऑफेंस पनिशेबल है तो आप 3 इयर्स तक कॉग्निजेंस ले सकते हो, लेकिन अगर 3 इयर्स के अबव ऑफेंस पनिशेबल है देन देयर इज नो लिमिटेशन, फिर वहां पे कोई भी आपकी परिसीमा लगती नहीं है। तो यहाँ पे कितना पूछा हमसे, 3 इयर्स पूछा है, दैट इज इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम नहीं। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 इयर्स नॉट 7 का तो जिक्र ही नहीं किया है, एक्सीडिंग 1 ईयर बट 10 के बारे में भी कुछ नहीं बताया। If the offense is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year, 1 साल से ज्यादा का ऑफेंस पनिशेबल नहीं है तो वहां पे 1 साल ही समय सीमा रहने वाला है। इन्होंने बोला 3 साल की समय सीमा कहाँ है।
क्लियर है, जिसको हम अभी ही पढ़ के आए हैं। वापस से 125 से क्वेश्चन आया है, दैट इज चैप्टर नंबर 9 से फिर से क्वेश्चन आ गया बेटा। शुरू करें। Who among the following is not entitled to claim maintenance under section 125 CRPC? CRPC के 125 में मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए कौन एंटाइटल नहीं है? वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री, मेजर मैरिड डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हरसेल्फ, मेजर मैरिड डॉटर ना, मैरिड है तो फिर क्यों, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इन सारे ही मामले में स्टूडेंट्स मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया जा सकता है। वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, मान लो सेपरेट रह रही है विदाउट एनी लॉफुल ग्राउंड्स, या सेपरेट रह रही है म्यूचुअल कंसेंट के साथ, या फिर शादी कर ली, शी रीमैरीज, तो इन सारे ग्राउंड्स पे वुमेन स्टूडेंट्स अनएंटाइटल हो जाती है या डिसएंटाइटल हो जाती है उस पर्टिकुलर मेंटेनेंस के लिए। क्लियर है? हाँ जी। Application filed under section 257 of CRPC is allowed, so the accused will be 257 में जहां withdrawal हो रहा है कंप्लेनेंट का, सॉरी कंप्लेंट का withdrawal हो रहा है, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? रिलीज, डिस्चार्ज, कन्विक्टेड, एक्विटेड। क्या होगा? एक्विटेड। चलो इसी पर ना हम एक चार्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक है, ये वाला चार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन सुनो, उससे पहले हम ये क्वेश्चन एक और डील करेंगे, क्योंकि ये भी आपको सिमिलर क्वेश्चन बोल रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो, हु कैन विड्रॉ केस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन रिपीट हो जरूरी नहीं है, बस वो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो रिपीट ना करते हुए भी क्वेश्चन और वो सेक्शन रिपीट कर सकते हैं। 321 से क्वेश्चन आया था, हाँ कि ना? 125 से हम पिछले 2 बार 2 और पेपर्स में देख चुके हैं, हर साल 125 से क्वेश्चन आता है, दैट इज मेंटेनेंस से क्वेश्चन आता है। विड्रॉल से हमेशा क्वेश्चन आया हुआ दिखा है हर स्टेट जुडिशरी में, दैट इज टू से एमपी स्टेट जुडिशरी के हर ईयर के पेपर में देखने को मिला है। हु कैन विड्रॉ केस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर 321? कौन विड्रॉ कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ केस इवन विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन के बिना क्या कभी विड्रॉल हो सकता है? नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल ही नहीं आता है। कौन होता है स्टूडेंट्स? दिस इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब जहां जहां वर्ड विड्रॉल दे रखा है उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 256 में हमने क्या बोला? अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं हुआ या कंप्लेनेंट की डेथ होगी। पहले तो ये समझो 251 से लेके 259 किसकी बात करता है? समन ट्रायल की बात करता है। किसकी बात करता है? समन ट्रायल की बात करता है। समन ट्रायल मींस व्हाट? समन ट्रायल मींस समन केसेस की ट्रायल हो रही है और जहां पे पर्सन को बुलाने के लिए हम समन जारी कर सकते हैं, राइट? सो 256 सेज अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं हुआ है या कंप्लेनेंट की डेथ हो गई है तो अक्यूज एक्विट हो जाएगा। वहीं पर अगर कंप्लेनेंट कंप्लेंट विड्रॉ कर देता है 257 में, तो हमने बोला है बिफोर फाइनल ऑर्डर अगर विड्रॉल हो जाता है, देन इन दैट केस वो समन, बिफोर फाइनल ऑर्डर इन समन केस है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका इफेक्ट ये होगा कि अक्यूज्ड एक्विट हो जाएगा। क्या इफेक्ट होगा? अक्यूज यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्विट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन हुआ है या फिर विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट। अगर प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल हुआ है 321 में एंड दैट इज बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो डिस्चार्ज होगा। एंड अगर विड्रॉल हुआ है प्रोसिक्यूशन का आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, तो यहाँ पे एक्विटल होगा। ध्यान रखना है ये 321। फिर से कंप्लेनेंट का विड्रॉल हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि विड्रॉल की बात करें तो या तो कंप्लेंट विड्रॉ होती है या फिर प्रोसिक्यूशन विड्रॉ होता है। ओके, 258, हालांकि ये विड्रॉल की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, लेकिन ये एक तरीके से अक्यूज के ऊपर होने वाले इफेक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अक्यूज पर होने वाले इफेक्ट की बात कर रहा है। 258 बोल रहा है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग। क्या प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जा सकता है? वो प्रोसीडिंग जो कि समन केस है और पुलिस रिपोर्ट। आंसर इज यस। पावर किसको दे रखा है? जेएमएफसी को दे रखा है या अन्य जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को दे रखा है, जो कि सीजेएम की कंसेंट के साथ उस प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। प्रोसीडिंग स्टॉप कब होगी? आफ्टर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस। प्रोसिक्यूशन विटनेस के एविडेंसेस के बाद हम प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। और क्या बोला? बिफोर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस, दैट इज नॉट प्रोसिक्यूशन बट प्रिंसिपल विटनेस। वर्ड क्या यूज कर रखा है? प्रिंसिपल विटनेस यूज कर रखा है। अगर प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंसेस के बाद स्टूडेंट्स हम प्रोसीडिंग को स्टॉप करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा? एक्विटल। लेकिन अगर उससे पहले कर देते तो क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका इफेक्ट डिस्चार्ज होने वाला है। क्या होगा उसका इफेक्ट? उसका इफेक्ट डिस्चार्ज होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमने अभी तक इफेक्ट वाले सेक्शंस पढ़े हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हो आप।
इतना ध्यान रखो ना। 258 में बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है तो डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सॉरी विड्रॉल है प्रोसिक्यूशन का, तो 321 में बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज हो जाएगा। बाकी अन्यथा सब जगह एक्विटल का इफेक्ट दिखने वाला है। किसका इफेक्ट दिखेगा स्टूडेंट्स? सब जगह एक्विटल का इफेक्ट दिखेगा। क्लियर है? आगे चले, देखो आगे देखो क्या बोल रहा है। कोर्ट के पावर्स, हम समन केस पढ़ते हैं तो कोर्ट के पावर्स दोनों ही पढ़ चुके हैं हम। 258 259 एक बार पढ़ लो। 259 क्या बोलता है? कोर्ट का पावर है कि समन केस को हम वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब बेटा हम बोल रहे हैं कि ऐसे समन केस को हम वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन वहां पे आपको ये देखना है कि समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट करने के लिए वो ऑफेंस ऐसा होना चाहिए जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा है। और आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। एंड जब कन्वर्ट किया जा रहा है तो क्या फर्दर केस को रीहियर किया जा सकता है? यस किया जा सकता है, इन सेम मैनर एज अ वारंट केस। अब जब कन्वर्ट कर दिया है तो व्हाई टू फॉलो द प्रोसीडिंग ऑफ द समन केस? नो, किसकी प्रोसीडिंग यूज होगी? वारंट केस की प्रोसीडिंग होगी। एंड रिकॉल द विटनेसेस, विटनेसेस को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रिकॉल करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कहता है। Can a person discharged under 258 of CRPC be tried again for the same offense? 258 में बेटा हमने क्या बोला? हम प्रोसीडिंग को स्टॉप कर रहे हैं, और प्रोसीडिंग को स्टॉप करने का इफेक्ट क्या होता है? ये देखो 258 में जस्ट अभी पढ़ा हमने, जब प्रोसीडिंग को स्टॉप कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से स्टेज पे, कौन से स्टेज पे ये चीज हो रही है। अगर ये चीज हो रही है हमारे प्रिंसिपल विटनेस के रिकॉर्डिंग से पहले तो उसका इफेक्ट क्या होगा? एक्विटल होगा। लेकिन उसके बाद हो रहा है तो उसका क्या, सॉरी, अगर उसके बाद हो रहा है तो इफेक्ट क्या होगा? एक्विटल। और उससे पहले हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। यही पढ़ा हम। सेम चीज अब देखना। नो ही कैन नॉट बी ट्राइड, क्वेश्चन नंबर 31 को अच्छे से देखो। नो ही कैन नॉट बी ट्राइड, he can be tried with the consent of the court by which he was discharged। जिस कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज किया है, अगर वो बोल दे, आगे अगर वो सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें ये भी लिखा है कि उनसे कोई ऐसा कोई कोर्ट जिनके वो सबॉर्डिनेट है, मतलब उनके सुपीरियर कोर्ट भी बोलते हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन को वापस से ट्राई किया जा सकता है। एंड सेक्शन नंबर 300 विल नॉट अप्लाई नेमो डेबिट विस वेक्सरी, यहाँ अप्लाई नहीं होने वाला है, और ना ही एट्रोफिस एक्विट एट्रोफिस कन्विक्ट यहाँ अप्लाई होने वाला है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नो सिंस प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी वुड अप्लाई, नहीं बेटा डबल जियोपार्डी अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केस को हमने फाइनली हियर नहीं किया है, ट्रायल जो है वो एंड पे नहीं आई है। वर्ड क्या यूज किया? डिस्चार्ज। एंड ट्रायल तो वहां होती है ना जहां पे हम ये कहते हैं कि या तो एक्विटल का जजमेंट आए या कन्विक्शन का जजमेंट आए। Trial is what? Trial is a judicial proceeding conducted by a judge or magistrate which comes to an end either by conviction or either by acquittal. Yes by the state government नहीं, yes by the consent of state government नहीं, state government की consent की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या बोला यहाँ पे। इट सेज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट रिमांड अंडर सेक्शन 167 फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। हम बोलते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो हम अगर हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स अवेलेबल नहीं है तो हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के सामने अक्यूज को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि सेक्शन नंबर 167 में जब हमारी प्रोसीडिंग बेटा 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुई, तो जब हम जेएम के पास लेके जा रहे हैं तो हम पीसी मांग सकते हैं, जेसी मांग सकते हैं। पीसी कितने दिन की मांगेंगे? 50 डेज। जेसी कितने दिन की मांग सकते हैं? या तो 60 डेज या फिर 90 डेज। 15 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज। 90 डेज मोर देन 10 ईयर्स है तो उससे उसके अलावा जो भी ऑफेंसेस है तो फिर 60 डेज की हम लोग वहां पे जेसी ले सकते हैं। बट इन्होंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोला। ध्यान रखना जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हम डेज बता रहे दैट इज पीसी में बेचते हैं वो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज अलाउड टू और empowered to grant remand under section 167 for a maximum period of 15 days, 7 days, 60 days और 90 days. It is your 7 days. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32 के आगे चले। ये कुछ इतने बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो कि जिसपे चर्चा ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि चर्चा भी उन कॉन्सेप्ट्स पे करनी है जो कॉन्सेप्ट्स हम या तो भूल चुके हैं, या तो वो कॉन्सेप्ट्स हम भूल चुके हैं, या फिर वो इतने आवश्यक है कि वापस से उनका रिवीजन बनता है। पुलिस रिपोर्ट मींस, पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या है? रिपोर्ट लॉन्च बाय कंप्लेनेंट इन पुलिस स्टेशन। पहली बात तो पुलिस रिपोर्ट क्या है? 2R। ओके, it means it is a charge sheet. What is it? It is a charge sheet that is said to be a police report. Report sent by officer in charge of police station to the superior officer
और रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 स्पेसिफिकली 2 ऑफ सीआरपीसी। रिपोर्ट एंटर्ड इन अ केस डायरी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, केस डायरी जो है वो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डेफिनेशंस किसी ने भी नहीं छोड़ना चाहिए। डेफिनेशन इनफैक्ट मैं बोलूंगी लोकल लॉ की भी बिल्कुल नहीं छोड़नी, बिकॉज लोकल लॉ से अक्सर डेफिनेशंस के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। चलिए जी, मूविंग ऑन टू वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, दैट इज समन केस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय समन केस? इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years। अरे भैया ये तो वारंट केस हो गया ना, ये तो वारंट केस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 years। मे एक्सटेंड मतलब वहां तक, बस 2 years तक जहां तक रह सकता है, मतलब 2 years या 2 years से बिलो है समन केस है। बट एक्सीडिंग 2 years है, 2 साल से ऊपर कुछ भी है तो दैट बिकम्स अ वारंट केस। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं, वारंट केस। डेथ हो गया है, एलआई हो चुका है, या फिर 2 years से अबव की पनिशमेंट सीधी वारंट केस में, 2 years और इक्वल टू 2 years और बिलो 2 years सीधा समन केस में जाता है। ओके, सो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35 इज बी। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रखा है। मैक्सिमम पीरियड फॉर पुलिस रिमांड ऑफ एन अक्यूज्ड इज। सेक्शन नंबर 167 की बात कर रहा है, पीसी की बात कर रहा है। कितने दिन की होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15 डेज की होगी। टाइम पीरियड का चार्ट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स। पावर टू ग्रांट एन एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने का पावर किसके पास है और कब कब ये पावर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की जा सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इनफैक्ट बेल का पूरा के पूरा चैप्टर ही हम यहाँ पे क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, रिवाइज कर लेंगे। पावर टू ग्रांट एन एंटिसिपेटरी बेल कैन बी एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन बोथ। दोनों ही कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर इज दैट दोनों ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बेल ग्रांट कर सकते हैं। सो लेट्स रीड आउट चैप्टर स्टूडेंट्स जो कि हमारे बेल के रिगार्डिंग डील करता है। देखो क्या कहता है हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर नंबर 33, 436 टू 450। क्या सब कुछ पढ़ना है? सब कुछ नहीं पढ़ना है। जनरली आपको बेल पढ़ना है एंड जनरल प्रोविजंस पढ़ने हैं, दैट इज इट। तो बेल कब कौन किस सिचुएशन में ग्रांट कर सकता है, जनरल प्रोविजंस क्या है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेल एंड बेलेबल ऑफेंस कहाँ मिलता है? 436 में मिलता है। मिलता है 436 में? बिल्कुल मिलता है। कोर्ट शैल बेल। देखो जब भी हम बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ राइट। मैटर ऑफ राइट है, ऑफेंस बेलेबल है ना, जाते ही कोर्ट में बेल मिल जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का डिस्क्रिशन है बेल ग्रांट करने का। कोर्ट शैल बेल। अगर एक वीक तक ग्रांट बेल लिखो, अगर एक वीक तक स्टूडेंट कोई भी पर्सन बेल फर्निश करने के लिए असक्षम रहा है, कब? बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट इज गोइंग टू कंसिडर दैट पर्सन एज एन इंडिजेंट पर्सन। अगर नॉन कंप्लायंस किया आपने कंडीशन ऑफ बेल का, तो कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है बेल देने से। 437 में हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए कहां जाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं, दैट इज कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। उनका डिस्क्रिशन है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में उनका डिस्क्रिशन है कि वो दे भी सकते हैं बेल या नहीं भी दे सकते हैं। अब कौन कौन से मामले में हम बेल नहीं मिलेगी, तो यहां दे रखा है डेथ है, लाइफ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, प्लस प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है किसी डेथ, एलआई या 7 years मोर से ऑफेंस पनिशेबल है, वो सारा प्रावधान यहाँ दे रखा है। रिलीज कर सकते हैं क्या हम नॉन बिलेबल ऑफेंस में किसी पर्सन को? यस, अगर वो बिलो 16 years है, वुमेन है, सिक है या इन्फर्म है, या फिर कोई अन्य रीजंस की वजह से भी हम एक पर्सन को रिलीज कर सकते हैं, जस्ट एंड प्रॉपर रीजंस के लिए। ओके, सेकंड बेल एप्लीकेशन आप कहां लगाएंगे स्टूडेंट्स? 439 में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास लगाएंगे। क्वेश्चन कहां पूछा, क्या पूछा गया था? एंटिसिपेटरी बेल का पावर कौन एक्सरसाइज कर सकता है ना? अग्रिम जमानत। तो अग्रिम जमानत का सेक्शन कौन सा है? 438। व्हाट इज मेंट बाय एंटिसिपेटरी? एंटिसिपेटरी मींस बिफोर, एंटिसिपेशन, जहां पे आपने समय से पहले ही ये एंटिसिपेट कर लिया है कि एक व्यक्ति की अरेस्ट हो सकती है, और वहां पे चार्जेस कैसे होंगे? नॉन बेलेबल ऑफेंस के। बेलेबल ऑफेंस वर्ड क्यों नहीं यूज किया यहाँ पे? जाहिर सी बात है ना, बेलेबल ऑफेंस में तो इट इज अ मैटर ऑफ राइट। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही तो बेल नहीं मिलने की दिक्कत होती है। इसीलिए एंटिसिपेटरी बेल में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का अगर आपको चार्ज लगने का डर है, आपको मतलब अक्यूज को लगने का डर है, तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जा सकता है। और हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते हुए स्टूडेंट्स कुछ चीजों को कंसिडर करेगी। क्या करेगी? कुछ चीजों को कंसिडर करेगी। अब वो क्या क्या चीजें कंसिडर करना है हमारे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को? नेचर और ग्रेविटी ऑफ अक्यूजेशन। क्या नेचर क्या ग्रेविटी रह चुका है? प्रीवियस कन्विक्शन उस पर्टिकुलर पर्सन का हुआ है कि नहीं हुआ है? फ्लाइंग फ्रॉम जस्टिस, क्या वो जस्टिस से भाग सकता है? वो
न्याय सुनिश्चित करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ह्यूमिलिएट एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को टॉर्चर कर सकता है। जब भी हम एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर रहे हैं, पीपी या स्पेशल पीपी को हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7 डेज का एक नोटिस देना पड़ेगा, और किसी भी सूरत में बेल नहीं, एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी 376, 376 ए बी, डी ए और डी बी। इन केसेस में एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट ग्रांटेड, फॉरबिडन है। कुछ जनरल प्रोविजन सुन लो। 436 ए क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पीरियड अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल प्रिजनर है तो उसको मैक्सिमम कितना डिटेंशन मिल सकता है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दैट ऑफेंस। उस ऑफेंस के लिए स्टूडेंट्स जो पनिशमेंट दे रखी है उसका हाफ आप क्या कर सकते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर को जेल में रख सकते हैं, उससे आगे नहीं रख सकते। 437 में बोला कि एक पर्सन से हम बेल ले सकते हैं कि लिसन, एपेलेट कोर्ट में आप अपियर होंगे, इस कंडीशन पे हम उसे रिलीज कर सकते हैं। 437 bail to require accused to appear before next appellate court when before the conclusion of trial और before the disposal of appeal। आप appellate court के सामने appear होंगे। ड्यूरेशन कितना है बॉन्ड का, 6 months। 440 में हमने बोला बॉन्ड का अमाउंट कितना होगा, नॉट excessive, you can read this with section number 63 of IPC। क्या बॉन्ड के अमाउंट को रिड्यूस करवाया जा सकता है, बिल्कुल करवाया जा सकता है, लेकिन करेंगे कौन, वहां बॉन्ड के अमाउंट को रिड्यूस करने का पावर किसके पास है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है। क्लियर है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, ये अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 39 सेज इन ऑर्डर, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन, मैंने जो चार्ट बताया था अभी, दो चीजें डिस्कस की थी। 144 में 2 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन हो सकता है। 144 ए में क्या बोला, 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन हो सकता है। आपसे पूछा क्या, 144 कितने टाइम पीरियड तक के लिए एनफोर्समेंट में रहेगा, 2 मंथ्स। क्लियर है, 2 मंथ्स के लिए यहाँ पे एनफोर्समेंट में रहेगा। Next question. If a person who is otherwise competent to compound an offense under section 320 CRPC dies, तो फिर क्या होने वाला है। पहली बात तो स्टूडेंट्स देखना, दो चीजें हैं, एक है इनकॉम्पिटेंट या इनकेपेबल हो चुका है, एंड दूसरा बोल रखा है अगर उसकी डेथ हो जाती है। अगर इनकॉम्पिटेंट है, जैसे कि दैट इज बिलो 18 ईयर्स है, वुमेन बिलो 18 ईयर्स है, या फिर सिक है, इनफर्म है, माइंड दैट इज टू से किसी भी प्रकार से ल्यूनाटिक है, तो उस मामले में कौन आएंगे स्टूडेंट्स, उसकी जो भी उस पर जो भी कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो होगा। लेकिन इनकेस अगर डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। Offense can be compounded by complainant, offense can be compounded by eyewitness, offense can be compounded by legal representative of such person with the consent of the court। ये राइट आंसर है। नो वन इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड द ऑफेंस, है बेटा, बिल्कुल है। 320 में आपको सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 देखेगा, विद द परमिशन ऑफ द विक्टिम एंड विद द परमिशन ऑफ विक्टिम प्लस विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो हम अच्छे से देख सकते हैं 39 ऑफेंसेस यहाँ दे रखे हैं, 13 ऑफेंसेस यहाँ दे रखे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ध्यान रखना यहाँ पे आपके एमपी का एक स्टेट अमेंडमेंट है, उसको जरूर पढ़ के जाना कि कुछ मामले में आपको वहां पे कंपाउंड किया जा सकता है ऑफेंस, दैट इज शमनीय है, याचना की जा सकती है, दैट इज टू से दोनों पार्टीज आपस में ऐसा राजीनामा कर सकते हैं। अब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट्स, इससे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा, वही जो कि सीपीसी में डिफाइंड है, 211 जो कि स्टूडेंट सीपीसी में डिफाइंड है। ठीक है, जो कि आपका सीपीसी में डिफाइंड है वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। सीआरपीसी में कहीं पर भी हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिफाइन नहीं करके दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीजीएम में पास अ सेंटेंस ऑफ, सीजीएम कितना सेंटेंस पास कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सेंटेंस समझने के लिए हायरार्की भी तो समझनी जरूरी है। हायरार्की ऊपर कौन होता है, हाई कोर्ट, देन यू हैव कोर्ट ऑफ सेशन, और कोर्ट ऑफ सेशन के इक्वली क्या होते हैं, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, इनके नीचे होते हैं असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन जिसको मैक्सिमम 10 इयर्स तक का एम्पावरमेंट दे रखा है। फिर आते हैं हमारे पास सीएमएम, दैट इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। फिर यहाँ कौन आते हैं, सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये हमारी हायरार्की होती है। तो हमसे पूछा किसका पनिशमेंट, सीजीएम का पनिशमेंट पूछा है, कितनी सजा दे सकते हैं, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। क्वेश्चन नंबर 41, हालांकि यहाँ पे कितना होता है स्टूडेंट्स, 7 years होता है, बट ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट अब आपको ये लग रहा है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। क्लियर है,
इसी बात पे स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 28 एंड 29 को हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 28 में पनिशमेंट गिविंग पावर किसकी दे रखी है, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन की दे रखी है, इतना ध्यान रखना। बाकी जितने भी हमारे जेएम हो गए हैं या एमएम हो गए हैं, उनका कहाँ दे रखा है आपको, सेक्शन नंबर 25 में पावर्स दे रखा है। 28 सेज सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज में पास। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, इट कैन बी death, it can be life imprisonment, any court of session and additional session judge कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, बट दैट सेंटेंस हैव टू बी कंफर्म बाय हाई कोर्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 28 सेक्शन नंबर। कंफर्मेशन कहाँ मिल रही है, 368 में। अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, 366 में। असिस्टेंट सेशन जज कितना पनिशमेंट दे सकते हैं स्टूडेंट्स, एनी पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ बट नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। सेक्शन नंबर 29 सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास, वर्ड देखो, या मैजिस्ट्रेट यूज कर रखा है या हाई कोर्ट एंड सेशन जज यूज कर रखा है। तो इन्होंने बोला सीजीएम कितना दे सकते हैं पनिशमेंट, 7 इयर्स। जेएमएफसी कितना दे सकते हैं, 3 इयर्स और 10 इयर्स। जेएमएससी कितना दे सकते हैं, 1 ईयर और 5000 तक। राजस्थान एंड महाराष्ट्र अमेंडमेंट जो है, तो वो एस्पिरेंट जरूर याद रखे, राजस्थान एंड महाराष्ट्र के, यहाँ पे उनका स्टेट अमेंडमेंट की वजह से यहाँ पे जो फाइन का पनिशमेंट है वो अलग है। जेएमएफसी 3 साल तक देख सकते हैं, जेएमएससी 1 ईयर तक दे सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स में सीएमएम स्टूडेंट्स सीजीएम के इक्वल दे सकते हैं, मतलब 7 इयर्स दे सकते हैं। एमएम जेएमएफसी के इक्वल दे सकते हैं, दैट इज 3 इयर्स तक यहाँ पे पनिशमेंट गिविंग पावर है। पनिशमेंट से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं कहूंगी अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही एक तरीके का लड्डू सवाल होगा, इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे इसको, ठीक है बेटा। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस किया था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 42, कोर्ट में ऑल्टर द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। कब ऑल्टर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम चार्जेस को ऑल्टर कर सकते हैं ना, हमको पता है, यस द चार्जेस कैन बी ऑल्टर्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, बिफोर बिगनिंग ऑफ द डिफेंस एविडेंस, बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज अंडर 313 ऑफ सीआरपीसी, और एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, कभी भी इससे पहले की जजमेंट प्रोनाउंस हो जाए। क्लियर है, चार्जेस के बारे में कुछ चीजें आज हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम अ हैबिचुअल ऑफेंडर may be taken by an executive magistrate under provisions of CRPC। ली जा सकती है हैबिचुअल ऑफेंडर से, बिल्कुल ली जा सकती है। कौन से सेक्शन में लेंगे, 410। कहानी खत्म, कहानी खत्म ऑब्वियसली तो नहीं होती है, ये चार्ट समझेंगे हम। चैप्टर नंबर 8, क्या पूरा के पूरा चार्ट आपके लिए समझना जरूरी है, नहीं। 110 से 106 टू 110 11 भी रहता है, एंड पावर ऑफ कोर्ट्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी अन्य चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर है, सुनो। अब देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से तो 116 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 117 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पे आप ऑर्डर दे रहे हैं आफ्टर इंक्वायरी। तो सिक्योरिटी 106 में स्टूडेंट्स कन्विक्शन के केस में ले रहे हैं, 106 में हम फिर से पीस ले रहे हैं अदर केसेस, 108 में गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी पे रिलीज कर रहे हैं कि भाई आपने कुछ ऐसा सिडिशियस मटेरियल डिसमेंट किया है, ऐसा कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति है, तो उससे गुड बिहेवियर के लिए हम क्या ले सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर तो फिर से उसको गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी पर हम रिलीज कर सकते हैं। अब ये इफेक्टिव कब से होने वाला है, ये आपको आगे के सेक्शंस में दे रखा है कि एग्जैक्टली ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये इफेक्ट में कब से आएगा, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड, दैट इज 119। क्लियर है, इन्होंने बोला आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस आपका वो टाइम पीरियड एक क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, किसका, रिलीज का। लेकिन जहां पे कन्विक्शन है वहां पे शुरू होगा ना, जहां पे कन्विक्शन नहीं है, फाइन है, तब तो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखो पावर में 121 में कोर्ट के पास पावर है कि वो श्योरिटीज को रिजेक्ट कर सकते हैं। 122 में इम्प्रिजनमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट हो गया है तो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट, इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट नहीं बेटा, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन ने बॉन्ड के कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया तो हम क्या करेंगे, इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। जो इम्प्रिजनमेंट 122 में किया है, 123 में हम उसको वापस से रिलीज भी कर सकते हैं, एंड 124 में हम सिक्योरिटी देने के लिए बोल रहे हैं फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। चलो जी, 106 में कन्विक्शन किस चीज के लिए हो रहा है, 106 सबसेक्शन 2 में जो भी ऑफेंसेस दे रखे हैं, तो एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, एंड कन्विक्शन अगर सेट असाइड हो गया तो वो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एक तो वॉइड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, कोर्ट कौन कौन सा ऑर्डर दे सकते हैं, कौन से कोर्ट एम्पावर्ड है स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 106 में ऐसा ऑर्डर देने के लिए, तो इट इज कोर्ट ऑफ सेशन, जेएमएफसी, एपेलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट। टाइम कितना दे रखा है, 3 साल तक, 3 इयर्स, कितना है, 3 इयर्स तक का ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है। अदर केसेस में फॉर कीपिंग पीस दिया जा सकता है, जैसे ब्रीच ऑफ पीस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो गया, कोई रॉन्गफुल एक्ट है जिससे कि ब्रीच कॉज किया जा रहा है,
तो ऑर्डर कौन दे सकते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 ईयर। सब में अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, 107 से लेके 110 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, बट 106 में 3 ईयर टाइम पीरियड दे रखा है, लास्ट में भी 3 ईयर टाइम पीरियड दे रखा है, दैट इज सेक्शन नंबर 112 में हैबिचुअल ऑफेंडर को गुड बिहेवियर पे हम रिलीज कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देंगे उसको, लेकिन 3 इयर्स के लिए रिलीज। 108 में हमने बोला डिसमेंटिंग सेडिशियस मटेरियल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिल गई 1 साल तक के लिए, ऐसा आपको सिक्योरिटी पर रिलीज किया जा सकता है। सस्पेक्टेड पर्सन से अगर सिक्योरिटी लेनी है तो लिया जा सकता है, कौन लेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेंगे, और कितने टाइम पीरियड तक के लिए लेंगे स्टूडेंट्स? 1 ईयर। ध्यान रखना 107, 8, 9, 10 के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो राइटिंग में होंगे। कैसे होंगे? वो सारे के सारे ऑर्डर्स राइटिंग में होने वाले हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पावर टू टेक सिक्योरिटी और पावर टू रिफ्यूज टू सिक्योरिटी, ये कोर्ट का पावर रहता है। अगर उनको लग रहा है कि इतना पर्सन एलिजिबल नहीं है, फिट श्योरिटी नहीं दी है, तो उनको वो रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर देंगे कि आप लेके जाओ अपनी श्योरिटी को वापस। ओके हाँ जी, इनहेरेंट पावर्स क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। By which provision of CRPC the High Court has inherent power? 474, 480, 481 and 482. Clear है? Next question. इतना सिंपल सा क्वेश्चन, प्री बार्गेनिंग, लेकिन प्री बार्गेनिंग से स्टूडेंट्स आजकल सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। CRPC for plea bargaining, which new chapter is added? 21A, 22A, 23A और 24A? We all know it's 21A. इट इज 21 है। चलो प्ली बार्गेनिंग के क्वेश्चंस के साथ साथ हम प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर भी एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखो इट सेज चैप्टर नंबर 21 है प्ली बार्गेनिंग, सेक्शन 265A टू 265L का चार्ट है। हमने ये बोला है 265A में एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, हु कैन अप्लाई फॉर प्ली बार्गेनिंग, एंड नॉन एप्लीकेशन दैट इज कहां पे ये, एक मिनट बेटा, हु कैन अप्लाई तो आपका बी में दे रखा है, ए में ये बोला है कि ये चैप्टर अप्लाई कहां होगा, कहां अप्लाई नहीं होगा, 265A में ये भी दे रखा है, 265L भी साथ में पढ़ेंगे हम। प्रोसीजर क्या है? तो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन होगा 265C में, रिपोर्ट भेजी जाएगी, फिर केस को डिस्पोज किया जाएगा, 265F में आपका जजमेंट आ जाएगा। फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, पावर ऑफ द कोर्ट दे रखा है, पीरियड जिसमें हम डिटेन करके रख सकते हैं एक पर्सन को, एंड स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट जो कि आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में दे रखा है। अप्लाई कहां कहां होता है? ऑफेंसेस अदर देन एलआई, डेथ और मोर देन 7 इयर्स। तो कैन आई से प्ली बार्गेनिंग सिर्फ वहां हो सकती है जहां पे 7 इयर्स के इक्वल या 7 इयर्स से बिलो ऑफेंस पनिशेबल है, वहां पे प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। प्ली बार्गेनिंग मतलब बार्गेनिंग फॉर द सेंटेंस विद द कोर्ट। नॉन एप्लीकेशन कहां कहां प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी, अप्लाई कहां नहीं होगा? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, कोई भी ऐसा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का केस है उस पे अप्लाई नहीं होगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स, उनके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, नो प्ली बार्गेनिंग। या जुवेनाइल या चाइल्ड जो कि हमने जेजे एक्ट में डिफाइन कर रखा है, उस केस में हमारा क्या नहीं होने वाला स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। और एक क्या बोला है, नो एप्लीकेशन ऑन जुवेनाइल और चाइल्ड अंडर सेक्शन 2K ऑफ जेजे एक्ट। जेजे एक्ट में जो चाइल्ड और जो जुवेनाइल ले रखा है आपको वर्ड 2K में, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर चैप्टर अप्लाई नहीं होगा, चैप्टर नंबर 21 ही अप्लाई नहीं होगा। 265B ने क्या बोला, कौन फाइल करेगा एप्लीकेशन? हु कैन फाइल? अक्यूज जिसकी ट्रायल पेंडिंग है, एप्लीकेशन देगा कैसे? राइटिंग में, एफिडेविट प्लस वॉलेंट्री नोटिस देना पड़ेगा पीपी को, कंप्लेनेंट को, अक्यूज को कि अपियर हो जाइए, ओके, ऑन अ डे फिक्स्ड, ठीक है, पीपी एंड कंप्लेनेंट, ठीक है, क्लियर है। एग्जामिन करेंगे अक्यूज को इन कैमरा, और स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? ओपन कोर्ट में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे जजमेंट इन ओपन कोर्ट होता है वैसे की वैसे स्टेटमेंट भी। कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है हमें विक्टिम को, ये सारे प्रोविजन दे रखी है। और स्टूडेंट्स अगर कोई प्ली बार्गेनिंग हो गई है तो वहां से कोई अपील नहीं होगी एक्सेप्ट जो रिट पिटीशन का अधिकार 226 एंड 227 में दे रखा है, प्लस एसएल स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी जो है, स्पेशल लीव पिटीशन जो है एसएलपी, वो जा सकती है अंडर सेक्शन 136। म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का हमने गाइडलाइन बताया है कि वहां पे अगर केस ऑन पुलिस रिपोर्ट है तो नोटिस दीजिए पीपी को, आयो को, अक्यूज को एंड विक्टिम को। अदरवाइज नोटिस हम सिर्फ और सिर्फ अक्यूज एंड विक्टिम को देंगे अगर केस ऑन कंप्लेंट है। अगर वो वर्कआउट हो गया तब तो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे कोर्ट को, अगर वर्कआउट नहीं किया एमएसडी तो फिर रिकॉर्ड करेंगे हम वो ऑब्जर्वेशंस एंड प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। क्लियर है? जजमेंट ऑफ कोर्ट स्टूडेंट्स ओपन कोर्ट में होने वाला है। एक पॉइंट याद रखना आपको, ये तो 265G तो याद रखना, ये फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, जो जजमेंट आ गया वो फाइनल होगा, कोई अपील का प्रावधान नहीं है एक्सेप्ट 226 एंड 227 आर्टिकल नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आप रेड पिटीशन फाइल कर सकते हैं या फिर स्पेशल लीव पिटीशन के लिए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 136।
एक चीज ध्यान रखना, ये वाला, यस, 265 के अक्सर पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज नॉट टू बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, इस चैप्टर के पर्पस के लिए आप यूज करेंगे, अन्यथा किसी पर्टिकुलर या किसी और सेगमेंट के लिए ये चैप्टर में दिया गया स्टेटमेंट यूज नहीं किया जा सकता है। What is right about section 127? फिर से स्टूडेंट्स 2017 में मेंटेनेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैजिस्ट्रेट कैन इंक्रीज द मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस, मैजिस्ट्रेट कैन डिक्रीज द मंथली अलाउंस, मैजिस्ट्रेट कैन कैंसिल द ऑर्डर, सारे के सारे सही हैं। ये सारे राइट्स दे रखे हैं ना सेक्शन नंबर 127 में, दैट इज ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन इन द मेंटेनेंस ऑर्डर्स। 128 में एनफोर्समेंट की बात कर ली है, 126 में आप बोल रहे हैं कि कैसे आपकी ट्रायल जो है वो शुरू होनी है, कौन एग्जैक्टली कहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन बैठेगा। 125 में तो मेंटेनेंस का राइट दिया ही है हमने। फिर से मेंटेनेंस का एक और क्वेश्चन, एज इट इज 3 बार सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हाउ मेनी रुपीज कैन बी ऑर्डर्ड बाय मैक्सिमम as maximum amount for monthly payment for maintenance under section 125 of CRPC? कितना हो सकता है स्टूडेंट्स मैक्सिमम? सो इट इज 3000, 5000 और 10,000, दैट इज देयर इज नो लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं लगा रखी बेटा इसमें। आगे देखो, ओके, इन अ वारंट केस, अब कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे और क्वेश्चंस है जो कि 2017 में आपको देखने को मिले थे। अब सुनो, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट सेज इन अ वारंट केस the court in its first instance will issue a warrant of arrest against the accused। क्या ये बात सही है? पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, क्या वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते? गलत है ना, कर सकते हैं। ओनली दोज ऑफेंसेस आर इंक्लूडेड व्हिच आर पनिशेबल विद imprisonment for a term not exceeding 2 years। ये तो गलत बोल दिया ना, ये तो समन केस हो गया। ओनली दोज ऑफेंसेस आर इंक्लूडेड व्हिच आर पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life और term exceeding 2 years, दैट इज 2x क्या डिफाइन करता है, वारंट केस क्या होते हैं या वारंट ट्रायल क्या होती है, एंड 2w क्या डिफाइन करता है, समन केस क्या होता है। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 जो बोल रहा है, पावर टू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन इज वेस्टेड ओनली इन 156 सबसेक्शन 3 हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मैजिस्ट्रेट्स और ऑल ऑफ द अबव। मैजिस्ट्रेट को पावर दे रखा है बेटा 156 सबसेक्शन 3 में। आगे देखो, मैजिस्ट्रेट कैन इवोक द पावर्स अंडर 156 सबसेक्शन 3 इन सीआरपीसी इवन एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेट। कॉग्निजेंस लेने के बाद भी, पोस्ट बोला है ना, कॉग्निजेंस लेने के बाद भी मैजिस्ट्रेट 156 सबसेक्शन 3 का पावर यूज करते हुए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे सकता है। किसमें हेल्ड किया गया था? अब यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो जनरली पट्टू रंजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दे रखा है। हालांकि मुझे जो है ये वीनू हरि भाई जो है ये लग रहा है, बट ठीक है, हाल फिलहाल हम इसके साथ जाएंगे, इसको एक बार जरूर आप सभी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द अक्यूज दो नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग। अनसाउंड माइंड का नहीं है, साउंड माइंड का है, विकृत व्यक्ति नहीं है, सचेत व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको प्रोसीडिंग समझ नहीं आ रही है, कोर्ट क्या करेगा? विल स्टे द प्रोसीडिंग, विल प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग, विल फॉरवर्ड द प्रोसीडिंग टू द हाई कोर्ट। क्या करने वाला स्टूडेंट्स इस केस में? अब आप बोलोगे यस मैम हाई कोर्ट ट्रांसफर करेगा। हाई कोर्ट तो तब करेगा जब कन्विक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या कन्विक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब कन्विक्शन की बात ही नहीं दे रखी है तो प्रोवाइडेड वाली चीज आपको अप्लाई नहीं करनी है, फिर भी प्रोसीड करेगा कोर्ट। कोर्ट क्या करेगा स्टूडेंट्स? उसके बाद भी प्रोसीड करेगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट से। क्लियर है? So that was your question number 52. Moving on to next question, देखो क्या बोल रहा है। When an offense otherwise compoundable cannot be compounded। वैसे तो ऑफेंस कंपाउंडेबल है, लेकिन कौन सी सिचुएशन में ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं? देयर सर्टेन सिचुएशंस जो कि उन्होंने बोल रखा है कि इन मामलों को आप बिल्कुल भी कंपाउंड नहीं करोगे। वेर एन पर्सन कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड इज डेथ, जो पर्सन कंपाउंडिंग के लिए कॉम्पिटेंट है वो डेथ है। व्हेन द पर्सन कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, जब वो 18 साल से कम है। व्हेन द अक्यूज्ड हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल, और when the accused is by reason of previous conviction liable to enhanced punishment or punishment of different kind। एनहांस पनिशमेंट मिल रही है सेक्शन नंबर 75 आईपीसी के तहत, आपको एनहांस पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एनहांस पनिशमेंट के मामले में हम अपील भी करते हैं, उस मामले में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का स्टूडेंट्स कोई भी बेनिफिट यहाँ पे अक्यूज को नहीं मिलेगा। कब ऐड हुआ था प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2005, इंडियन एविडेंस एक्ट अमेंडमेंट। अब ये दो तो आपने क्लियर कट क्या कर दिया स्टूडेंट्स? कैंसिल कर दिया।
सीआरपीसी के अमेंडमेंट से ही इसको ऐड किया गया था, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट क्या होता है बेटा? इसका मतलब है कि सिर्फ सीआरपीसी में ही नहीं, आईपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कोई एक साथ अमेंडमेंट करना है हमको, क्योंकि वो सिमिलर टॉपिक के रिगार्डिंग है, तो इन दैट केस तीनों ही लॉज में समान रूप से अमेंडमेंट अगर करवाना चाहे तो फिर वह क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पारित होता है। लेकिन सिर्फ सीआरपीसी मतलब विशेषतः सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी के लिए ऐसा अमेंडमेंट करवाया जा रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इट सेज न्यू चैप्टर ऑफ प्ली बार्गेनिंग वाज एडेड in the CRPC code by Criminal Law Amendment Act 2005, Criminal Procedure Code Amendment Act 2005, Indian Evidence Act और IPC को तो भूल ही जाना है यहाँ पे, क्योंकि आपके सीआरपीसी की बात करो तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर, अच्छा देखो 2006 उसका इफेक्टिव डेट है, बाकी ईयर कौन सा है एक्ट का? 2005। इट इज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। देखो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से क्या होता है, दैट इज टू से बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं जिनमें अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं किसकी स्टूडेंट्स, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, तो दैट मींस वहां पे सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। Moving on to next question. Any dispute relating to possession of an immovable property is decided by JM Executive Magistrate. अब offences के लिए JM जाएंगे, बाकी कोई property के regarding कुछ भी ऐसा matters वगैरह है, dispute है ना, जिससे शांति भंग वगैरह ऐसी उम्मीद लग रही, तो सीधा Executive Magistrate के पास जाएंगे। Okay? Victim means and includes. बहुत सिंपल सा, साधारण सा, अच्छा सा क्वेश्चन है और डेफिनेशन क्लॉजेस से आया है, और मैं आपको बोल चुकी हूँ स्टूडेंट्स की डेफिनेशन पढ़े बिना समझे अच्छे से आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। ऐसा नहीं आपको बैठने नहीं देंगे, बैठने देंगे, बट यू विल रिग्रेट आफ्टर सिटिंग इन दैट एग्जाम, बिकॉज डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चन और इतनी सिंपल सिंपल अच्छी अच्छी डेफिनेशन है। Victim means and includes a person who has suffered any loss or injury caused by a person to the act or omission for which the accused person has been charged, his or her guardian और his or her legal heir। ये अमेंडमेंट से इस चीज में ऐड कर दी गई थी, सो वी नो विक्टिम में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, सारी के सारी विक्टिम में ये चीजें इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 61, बहुत प्यारा सेक्शन है। Which persons may be charged jointly? कौन से पर्सन को हम ज्वाइंटली चार्ज कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेजरली आपके पास सेक्शन 223 पढ़ने के लिए है। पर्सन अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंसेस कमिटेड इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, राइट, उसको कर सकते हैं। पर्सन अक्यूज ऑफ ऑफेंस एंड पर्सन अक्यूज ऑफ अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट, जहां पे अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट के लिए भी उसको पनिश किया जा रहा है। पर्सन अक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड एंड पर्सन अक्यूज ऑफ अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट, इसको भी कर सकते हैं। पर्सन अक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ 290, कौन सा? 12 मंथ्स के अंदर अंदर 3 ऑफेंसेस, मोर देन वन मतलब क्या है, यहाँ पे 3 ऑफेंसेस इन 12 मंथ्स किया है, तो सबको हम एक साथ ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, all of them can be tried together। सो इसी पे हमारे पास ये जो चार्ज का चैप्टर है वो पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 17, राइट। 211 से 217 बोला चार्ज फ्रेमिंग कैसे होगा, 218 से 224 बोलता है जॉइंटर ऑफ द चार्ज कैसे होने वाला है। तो देखो फटाफट से 211 बोला चार्ज का कंटेंट क्या रहेगा, एंड पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज स्पेसिफिकली 212 में देते हैं, दैट इज टाइम बताइए, प्लेस बताइए, पर्सन बताइए जिसके थ्रू वो ऑफेंस हुआ है। 213 में हम वो मैनर बता रहे हैं जिससे कि ऑफेंस कमिट हुआ है, वी आर स्टेटिंग द मैनर ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। 213 की किस तरीके से आपने स्टेट किया, बेटा अगर ऐसा ऑफेंस है जो कि स्वतः ही बता रहा है कि ऑफेंस कैसे कमिट हुआ है तो आपको वहां मैनर बताने की जरूरत नहीं है। 213 के इलस्ट्रेशन पढ़ के जाना, आईपीसी के और सीआरपीसी के कुछ इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ के जाओगे, रिग्रेट होगा। वर्ड इन चार्ज हैविंग द सेंस ऑफ लॉ, सेंस ऑफ लॉ। 214 क्या बोलता है, जो वर्ड्स आपने चार्ज में यूज किया आप उसी सेंस में उसको समझेंगे जो कि लॉ में वो उसका सेंस दे रखा है। 215 में इफेक्ट ऑफ एरर की बात कर रहे हैं, एरर से कुछ इफेक्ट होगा क्या, जनरल रूल इज कोई इफेक्ट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो अक्यूज को ऐसा जस्टिस इंश्योर ना करे। ऑल्टरेशन कर सकते हैं हम, जब भी ऑल्टरेशन कर रहे हैं कोई चार्ज का या एडिशन कर रहे हैं चार्ज का, कोर्ट का पावर बनता है 216 में वो ऐसा कर सकते हैं, एंड 217 में हम विटनेसेस को रिकॉल कर रहे हैं जब ऐसा कोई ऑल्टरेशन वगैरह हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक चीज ध्यान रख लो, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग हमें ये कुछ चीजें जो है वो थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। देखो बेटा पर्टिकुलर ऑफ चार्ज में सबसे पहले बोल रहा है कि टाइम एंड प्लेस, टाइम प्लेस बताइए, डेट बताइए जिस दिन उस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस एलिज किया जा रहा है, बताइए कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन अगर हुआ है तो उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग जो ग्रॉस सम है वो मेंशन कीजिए, प्रॉपर्टी का आपको डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा, और जो टाइम बता रहे हैं हम
इन सारे ऑफेंसेस में फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट के बीच का टाइम पीरियड कितना नहीं एक्सीड करना चाहिए, 1 ईयर एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है ये ऑल्ट्रेशन वाला। 215 इफेक्ट क्या होगा, कोई मटेरियल डिफेक्ट हम उसको कंसिडर नहीं करते अनलेस एंड अनटिल अक्यूज मिसलेड हुआ था, प्लस वहां पे मिसलीडिंग की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा। ऑल्ट्रेशन हो सकता है, बिल्कुल ऑल्ट्रेशन हो सकता है, कोर्ट का पावर है कभी भी, लेकिन बिफोर दी पासिंग ऑफ जजमेंट ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है। जब ऑल्ट्रेशन कर रहे हो तो उस पर्सन को वापस रीड एंड एक्सप्लेन करो, एंड कोर्ट प्रोसीडिंग की ट्रायल को वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोर्ट प्रोसीड्स विद द ट्रायल, तो ट्रायल ऐसी है जिससे कि हमारे अक्यूज को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो हम प्रोसीड कर लेंगे, अगर इफेक्ट लग रहा है तो फिर हम न्यू ट्रायल करेंगे, ट्रायल को एडजॉर्न कर देंगे। ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन ऐसा है जहां पे हमें कोई सैंक्शन चाहिए प्रोसिक्यूशन से पहले, तो पहले सैंक्शन लेके आओ फिर हम ऑल्ट्रेशन करेंगे। हम विटनेसेस को रिकॉल कर सकते हैं, बिल्कुल रिकॉल कर सकते हैं, न्यू विटनेसेस को भी बुला सकते हैं 217 में। 218 जनरल रूल देता है सेपरेट चार्ज फॉर सेपरेट ऑफेंस, हर ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, 319 बोलता है 3 से ज्यादा ऑफेंसेस है एक ट्रायल हो सकती है उसका। ऑफेंस फॉर मोर देन वन ऑफेंस, सेम ट्रांजैक्शन के ऐसे कुछ ऑफेंस है 221, जहां डाउटफुल है कि एग्जैक्टली कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, आप ऑल्टरनेटिव ऐसा ऑफेंस का चार्ज लगा सकते हो। 223 कब हम पर्संस का जॉइंट ट्रायल करेंगे बेटा, यहाँ ऑफेंडर्स का जॉइंट ट्रायल बोल रहा है, यहाँ पे हम ऑफेंसेस का जॉइंट ट्रायल बोल रहे थे। 221 अगर ऑफेंस जो है वो सफिशिएंटली प्रूफ नहीं हुआ तो आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, ये वाला 223, दैट व्हाट पर्संस में भी जो है ट्राइड जॉइंटली, person accused of same offense during same transaction, different offense during different same transaction, उनका अबेटमेंट या अटेम्प्ट हुआ है, मोर देन वन ऑफेंस दैट इज 3 ऑफेंसेस इन 12 मंथ हुए तो थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, इनकी कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है तो 414 एंड 411, या फिर चैप्टर नंबर 12 में अक्यूज ने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है, उन सारे ऑफेंसेस के लिए हम उसकी एक ट्रायल कर सकते हैं। दैट इज टू से उन सारे ऑफेंडर्स की जो है हम ज्वाइंट ट्रायल कर सकते हैं। क्या हम चार्जेस को विड्रॉल कर सकते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट एंड 321 क्या पढ़ा, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब क्या पढ़ रहे हैं, विड्रॉल ऑफ चार्ज, दैट इज 224। विड्रॉल ऑफ चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, विड्रॉल ऑफ चार्ज अगर कंप्लेनेंट द्वारा है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर द्वारा चलेगा, लेकिन जितने भी रिमेनिंग चार्ज आप विड्रॉ कर रहे हो उसका इफेक्ट एक्विटल होने वाला है। क्या होगा, एक्विटल होगा। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स। तो हमें अरेस्ट के प्रावधान पूछे हैं, दैट इज अरेस्ट के अगर मैं चैप्टर देखूं चैप्टर नंबर 5 तो हमने 3 लोगों को पावर दिया है, एक मैजिस्ट्रेट को पावर दिया है, एक प्राइवेट पर्सन को पावर दिया है, एक पुलिस ऑफिसर को पावर दिया है अरेस्ट करने के लिए। तो अगर उसकी प्रेजेंस में ऐसा कोई भी ऑफेंस हुआ है तो वो अरेस्ट कर सकता है, लेकिन ऑफेंस कैसा होना चाहिए, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेबल, दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा बेटा गलती हुआ है, दिस इज नॉन बेलेबल। ठीक है, ये कैसा है, नॉन बेलेबल, सो इट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए उसके सामने। तो पावर ऑफ अरेस्ट में सेक्शन नंबर 41 जो पुलिस को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बता रहा है जब अरेस्ट किया जा सकता है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 42 में ट्रू नेम एंड एड्रेस नहीं बताया या फॉल्स नेम एंड एड्रेस दे दिया, 151 में प्रिवेंटिव एक्शन को भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, अभी ऑफेंस हुआ नहीं है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं, 43 में प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट करने का पावर दिया, 44 में मैजिस्ट्रेट को अरेस्ट करने का पावर दिया, 46 वेरी इंपॉर्टेंट रहता है जो बोलता है अरेस्ट आप करेंगे कैसे, सनसेट सनराइज के पहले वुमेन की अरेस्ट नहीं हो सकती है, अगर चाहिए आपको एक्सेप्शन केसेस में तो जेएमएफसी की परमिशन लेके आइए, प्रोवाइडेड कि वो भी वुमेन पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे। कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं स्टूडेंट्स, 41A बी सी डी, तो कंट्रोल रूम हो गया है, एडवोकेट अपनी पसंद का वो वहां पे एंगेज कर सकता है, बियर क्लियर आइडेंटिफिकेशन, नोटिस जो है आप उसको दीजिए कि आपके अगेंस्ट ऐसी ऐसी जो है इंफॉर्मेशन मिली है हमें, पुलिस ऑफिसर सर्च कर सकते हैं किसी प्लेस को, सेक्शन 47 एंड बॉडी की सर्च मतलब तलाशी लेना व्यक्ति की खुद की, वो सर्च भी अलाउड है। इस अरेस्ट के मामले में स्टूडेंट्स हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं एक अक्यूज पर्सन का, अक्यूज का एग्जामिनेशन कहाँ होगा 53 में, लेकिन वही अक्यूज अगर रेप विक्टिम का अक्यूज है, सॉरी रेप विक्टिम का नहीं, रेप का अक्यूज है तो फिर 53A में उसका एग्जामिनेशन होगा, और विक्टिम का एग्जामिनेशन कहाँ होगा स्टूडेंट्स 164A में, रेप के मामले में अक्यूज का 53A एंड विक्टिम का 164A। तो ये तो हो गया अक्यूज के मामले में। अरेस्टेड पर्सन किसी को भी अरेस्ट किया सेक्शन नंबर 54 में उसका राइट बनता है कि वो एग्जामिनेशन किया जा सकता है।
क्लियर है? अरेस्ट हाउ मेड, एक्चुअली टचिंग एंड कन्फाइनिंग द पर्सन, एंड जितना नेसेसरी फोर्स उनको लगे कि इतना फोर्स यूज करने से हम अरेस्ट को इफेक्ट दे सकते हैं, तो आप उतना पावर यूज कर लीजिए जिससे कि अरेस्ट को आप इफेक्ट दे सके। वुमेन के अरेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर, ठीक है? विद द परमिशन ऑफ जेएमएफसी, वुमेन पुलिस ऑफिसर उसका अरेस्ट कर सकती है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज ऑल्सो। क्लियर? और ये कुछ सिचुएशंस है, स्पेशली सेक्शन नंबर 41 को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन है जहां पुलिस ऑफिसर जो है किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। 151 भी याद रखना है आपको। क्लियर? ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सब कुछ था स्टूडेंट्स हमारे पास सीआरपीसी को लेके। मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, सीआरपीसी इतना डिफिकल्ट नहीं जितना कि आपको लग रहा है। सीआरपीसी को अगर अच्छे से पढ़ रखा है आपने, और मैं कहूं तो इंडेक्स पे अगर अच्छी कमांड बनाई, टाइम ड्यूरेशन की टेबल अच्छे से याद करी, अमेंडमेंट्स को अच्छे से याद किया, एमपी अमेंडमेंट्स को अच्छे से याद किया, तो डेफिनेटली दूसरों से नंबर ज्यादा लेके आओगे, क्योंकि दूसरे भी स्टूडेंट सब पढ़ेंगे। देखो, जो सारी चीजें हर कोई स्टूडेंट पढ़ के जाएगा, आप भी वही पढ़ोगे, तो बराबर ही रिजल्ट रहेगा। मेजोरिटी वाले रिजल्ट में रहोगे आप, और हमें माइनॉरिटी वाले रिजल्ट में रहना। माइनॉरिटी वाला रिजल्ट इन द सेंस, 100 बच्चे हैं तो रिजल्ट कितना रहता है आपका? बहुत कम परसेंटेज रहता है, एक दो बच्चों का सिलेक्शन होगा। अगर मैं 1000 बच्चों के बारे में बोलूं तो दो तीन बच्चों का, 1000 में से दो तीन बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो आपको 2 या 3 में रहना है, वो माइनॉरिटी में रहना है, क्योंकि सिलेक्शन वहां पे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का होगा। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स मतलब बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन वहां पे होने वाला है। तो आपको बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप मेजोरिटी वाले स्टूडेंट्स में ना हो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उन मेजोरिटी वाले स्टूडेंट से कुछ चीजें हट के पढ़नी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आम चीजें तो हर कोई पढ़ के जाता है, ये तो हम लोग कॉलेज डेज से पढ़ के जा रहे हैं। आपने डिफरेंट क्या पढ़ लिया? क्या डिफरेंट पढ़ लिया जो कि आपको आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करवा रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ चीजें सीआरपीसी में पढ़िए। अगले सेशन में स्टूडेंट्स हम आईपीसी कवर करेंगे। सो मेक श्योर करेंगे कि पहले क्रिमिनल लॉस को सबको निपटाए, उसके बाद हमारे पास जितने भी टॉपिक्स रह जाते हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, एसआरए वगैरह है, टीपी वगैरह, उनको कवर करेंगे। ठीक है? एमपीसीजे की जो कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स, पीवाई क्यूज भी रिवाइज हो जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके सेक्शन रिवाइज हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट वाले, जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आए हुए दिखे हैं हमको। Okay, so yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.